In our preceding lecture, we have discussed some aspects of profit planning and some financial statements of the companies. Now, we will discuss the steps involved in profit planning. We will discuss each and every steps that will help us to make the plans for our future profit, because planning operations now will help us to achieve the future profits or desired profits. प्लान्स जो हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक मुश्किल स्टेप है, डिसीजन मेकिंग करना एक डिफ़िकल्ट स्टेप है। इस वजह से हम जो है जब भी कोई प्रॉफिट गोल सेट करने लगेंगे तो हमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट का गोल या फिर प्रॉफिट का जो हमारा प्लान होगा उसको स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है? स्मार्ट होने से हमारा मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मीन्स देयर इज नॉट एनी एम्बिग्विटी इन योर प्लान। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हर चीज़ स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ठीक है? कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि अनक्लियर हो। उसके अलावा मेजरेबल हो, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको बाद में चेक किया जा सकता हो, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी हो। उसके अलावा आपके पास आ जाता है अचीवेबल हो। जो अचीवेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अचीवेबल होने का मतलब है कि योर गोल शुड नॉट बी अबव एक्सपेक्टेशंस और बिलो द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है? जितनी आपके पास कैपेसिटी है आप उस हद तक अपने गोल को सेट करो, क्योंकि अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स रख लोगे जिनको आप बाद में अचीव नहीं कर सकोगे तो आप जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर आपके गोल्स टू लो हैं, आप उनको बहुत इजीली अचीव कर लोगे तब भी आप डिससेटिस्फाइड होगे। ठीक है? और अगर आप अपने गोल्स जो है वो डिजायरेबल रखते हो, ठीक है, एक लेवल तक रखते हो, अटेनेबल गोल्स रखते हो, तब आप सेटिस्फाइड भी होगे और डिलाइटेड भी होगे। तो जो भी हम जब भी प्रॉफिट गोल सेट करने लगेंगे तो गोल हमारा क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है रियलिस्टिक हो। ठीक है? वही बात कि आप ऐसी टर्म्स में ना लिख दें कि जो आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते। जैसे कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर कहे कि मैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो है वो $1 लाख तक जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है? कभी भी ये वाला गोल आपका एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अटेन नहीं हो सकता। ये अनरियलिस्टिक गोल होगा। ठीक है? जैसे कि अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं जो है वो इतनी देर इतनी तेज दौड़ने लग जाऊंगा, जो कि उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही ना हो। ठीक है? उसके अलावा आपके पास आ जाता है आपके गोल्स टाइमली होने चाहिए। आप पहले गोल्स बनाओगे फिर अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करोगे। ठीक है? क्योंकि प्लानिंग आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, आपका जो प्रॉफिट का गोल होगा उसको स्मार्ट होना चाहिए और उसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए कि किस तरह से हमने गोल सेटिंग करनी है। आफ्टर गोल सेटिंग हम स्टेप्स इन प्रॉफिट प्लानिंग देख लेते हैं। ठीक है? हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स ही हैं जो कि मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किए थे। अगर मैं उन 5 स्टेप्स की बात करूं तो ये आपके पास वो 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी कंपनी का प्रॉफिट प्लान करने में। सबसे पहले जो है वो अपना प्रॉफिट गोल सेट करोगे, फिर अपना सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्ट करोगे, फिर देखोगे कि उस सेल्स वॉल्यूम में जितने यूनिट्स हैं उनको बनाने पे आपको कितनी कॉस्ट आती है। फिर आप जो है अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है सेल्स में से एक्सपेंसेस को लेस करोगे, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसको कंपेयर करोगे अपने प्रॉफिट गोल के साथ। अगर तो आप इस गोल को अचीव कर लेते हो तो आप यहाँ तक ही जो है वो स्टॉप कर दोगे, नेक्स्ट आपको कोई भी और काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन के बाद सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू विल बी मूव ऑन टू द फर्दर 5 स्टेप्स जो कि यहाँ पर आपके पास होंगे। कि आप अपने ऑल्टरनेटिव्स देखोगे, एक्सपेंसेस को देखोगे, अपने प्रॉफिट वॉल्यूम के अंदर वेरिएशंस को देखोगे और फिर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने के बाद कोई एक सिलेक्ट करोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ये हमारे पास जो है वो टोटल 10 स्टेप्स बन जाते हैं। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। अगर पहले की बात करूं मैं, इस्टेब्लिश अ प्रॉफिट गोल, तो प्रॉफिट गोल आपके पास जो है वो किस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, चूंकि आप एक स्मॉल बिजनेस ऑनर हो तो जैसे कि आप किसी जगह पर जॉब भी कर सकते हो। जहां पर आप जॉब करोगे तो वहां पर आपको कोई ना कोई सैलरी मिल रही होगी। ठीक है? वो जो सैलरी है वो आपकी मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको ज़रूर रिसीव होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ अगर आपके पास एक तो आप अपना टाइम जो है जहाँ पर जॉब कर सकते थे और वहाँ से आपको सैलरी मिल सकती थी, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर। दूसरा ये है कि जो आपके पास मनी थी वो आप यूज़ कर रहे हो बिजनेस के अंदर, किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उससे भी आपको रिटर्न मिलना था। मीन्स आप सैलरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिसीव कर रहे हो और उसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट गोल है वो आपकी सैलरी और जो इनकम आपकी रिसीव हो सकती है इन्वेस्टमेंट से, उन दोनों को ऐड करने के बाद होना चाहिए। बात की समझ आई? कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपना प्रॉफिट गोल ऐसे सेट करते हैं कि जो उनको अमाउंट दूसरे जगहों पर काम करने से रिसीव हो सकती थी, एटलीस्ट उनका स्टार्टिंग पे उतना प्रॉफिट गोल ज़रूर हो।
ठीक है, इन दोनों को हम पहले डिटर्मिन करेंगे कि अगर मैं किसी जगह पर जॉब करूं तो मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है, और जितनी अमाउंट मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं अगर मैं किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता तब मुझे कितनी इनकम मिलती। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप अपना क्या सेट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट गोल सेट कर सकते हो। ठीक है, वही बात, बी रियलिस्टिक, ऐसा गोल सेट करें जो कि आपका अटेनेबल हो। नेक्स्ट आ जाता है, जो आपने प्रॉफिट गोल डिसाइड किया होगा उसके लिए आप अपना सेल्स वॉल्यूम डिटर्मिन करोगे। ये चीज़ कल भी बताई थी मैंने कि जो आपका सेल्स वॉल्यूम है उसको हम सेल्स बजट कहते हैं। सेल फोरकास्ट करना कि आप अपने गिवन यूनिट्स देख लेते हो कि कितनी यूनिट्स को मैं गिवन प्राइस पर सेल करूंगा तो मुझे इतनी अमाउंट क्या है रिसीव होगी। सेल्स बजट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके ऑपरेशंस को जब भी स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले सेल्स बजट बनाया जाता है। आपका जो सेल्स बजट है वो फर्दर स्टेप्स में आपको हेल्प करता है। किस तरह से? सबसे पहले तो आप अपना सेल्स बजट बना लिया। सेल्स बजट बनाने के बाद अपने अपने प्रोडक्शन का स्केड्यूल सेट करना होता है कि जितनी यूनिट्स मैंने बनानी हैं उनको किस तरह से स्केड्यूल करूंगा, उनका रॉ मटेरियल कैसे परचेज करूंगा, प्रोडक्शन को पूरा स्केड्यूल किया जाता है। फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को देखा जाता है कि मैंने इतनी यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करने हैं, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, इतना पर्सोनल चाहिए, तो मुझे उसके लिए कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, उनका एस्टिमेट लगाते हो आप। उसके बाद आप देखते हो कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाने हैं, जिनको सेल करना है, उनके लिए मुझे कौन सी मशीनरी रिक्वायर्ड है, कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उसको भी परचेज करना है आपने। उसके बाद आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मुझे किस तरह के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सा पर्सोना रिक्वायर्ड है, आप वो भी जो है प्लान करोगे। फिर उसके बाद देखते हो आप कि आपने अपनी वेकेशंस, क्योंकि आप जो है वो डेली काम तो नहीं कर सकते, 24 आवर जो है या 7 डेज अ वीक तो काम नहीं होगा। आपने पूरी स्केड्यूलिंग करनी होती है कि ये यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे कितना जो है एक वीक के अंदर काम करना है और कितनी जो है वो वेकेशंस देनी है। उसके बाद आप सेट करते हो इन्वेंट्री लेवल्स को भी, कि कम से कम कितना इन्वेंट्री लेवल होगा तो जो है वो मैं अपने इन यूनिट्स को अचीव कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका सेल्स बजट है वो कैसे बनता है, कि जितनी यूनिट्स आपने अपने गिवन टाइम पीरियड के अंदर सेल करने होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो अपनी एस्टिमेटेड सेल प्राइस के साथ, जो कि आपका हिस्टोरिकल जो है वो सेल प्राइस हो सकती है या फिर आपकी इंडस्ट्री एवरेज वाली सेल प्राइस हो सकती है। तो ये आपने यूनिट्स बनाने के लिए जो कि आप सेल करोगे, वो यूनिट्स बनाने के लिए आपको ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें स्केड्यूल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है, जो आपकी बेसिस है, वो क्या है? आपका सेल्स बजट। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना सेल्स बजट बनाते हो ताकि आप इन सारी एक्टिविटीज़ को बाद में क्या कर सको, एनालाइज कर सको और एस्टिमेट कर सको। मूविंग टू आवर थर्ड स्टेप विच इज़ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो यूनिट्स हैं जो कि आप सेल करना चाह रहे हो उनको बनाने पे आपको 3 तरह के एक्सपेंसेस आएंगे। आपकी डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपकी एफओएच कॉस्ट। ये सारी की सारी आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको फ्यूचर में हो सकते हैं उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो आप अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करोगे वो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस देख सकते हो कि इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। अपने एक्सपेंसेस को जब भी आप अपने प्लान सेल्स के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करोगे तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट को कम करना है ताकि आपकी प्राइस जो है वो कम हो और आपके कस्टमर्स, आपका जो प्राइस है वो आपका कंपैरेटिव एज बन जाए। ठीक है, फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, डिटरमिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये जो आप जब फोर्थ स्टेप में आओगे तो इसमें आप करते क्या हो कि जो सेल्स वॉल्यूम आपने स्टेप नंबर 2 में डिसाइड किया होता है और उससे जितनी भी आपको अमाउंट रिसीव हो सकती है उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को क्या कर देते हो, लेस कर देते हो। तो आपके पास एक रफ सा प्रॉफिट एस्टिमेट आ जाता है कि अगर मैं इतने यूनिट सेल करूं और मुझे उन यूनिट्स को बनाने पर इतनी कॉस्ट आए तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, जब आप अपनी सेल्स में से एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो या तो आपके प्रॉफिट गोल के इक्वल हो जाएगा। अगर तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में आप अपने जो स्टेप नंबर 1 में गोल को सेट किया था उसको अचीव कर लेते हो तो आप अपने स्टेप्स को यहाँ पर ही क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे और अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपके प्रॉफिट गोल से कम आ रहा है। ठीक है, अगर तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट गोल से कम आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि यू हैव टू फिक्स योर प्लानिंग। उसमें आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, जो चीज़ आप चाहते हो अगर वो अटेन नहीं कर पाओगे डेफिनेटली आपको जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप जो है वो गोल्स को चेंज करोगे, या फिर आप सेल्स वॉल्यूम को चेंज करोगे, या फिर आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि किस तरह से या तो हम प्रॉफिट गोल को ही चेंज कर दें या फिर अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करें।
तो अगर आप अपने स्टेप नंबर 5 से सेटिस्फाइड नहीं होते, देन आप जो है वो स्टेप नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, अपने पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ऑल्टरनेटिव्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है कि आप अपने सेल्स इनकम को चेंज कर लें। जो आपने स्टेप नंबर 2 में अपनी इनकम सेट की हुई थी, उसको आप चेंज कर लें। वो इनकम कैसे आती है? यूनिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो सेल प्राइस के साथ, तो आपके पास जो सेल इनकम आती है, उसके 2 फैक्टर्स हो गए। एक हो गए आपके सेल्स यूनिट और दूसरी हो गई आपकी सेल्स प्राइस। तो हम इन दोनों में चेंज लेकर आ सकते हैं। अगर मैं अपने यूनिट्स में के वॉल्यूम में चेंज लेकर आना चाहूँ, मतलब जितनी मैंने कहा था कि मैं इतने यूनिट सेल करूँगा, उनको मैं अगर इंक्रीज कर दूं, तो उस वजह से भी आपकी टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब आप अपने यूनिट सोल्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? अगर आप अपनी कंपनी की प्रमोशन अच्छी कर लो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दो, उसको जो है हर जगह पर अवेलेबल करवा दो, तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। सेल्स इंक्रीज करने की स्ट्रेटजीज का तो आपको पता है ना कि हम किस तरह से लेवल ऑफ सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ तो ये एक अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, अपनी जो पर यूनिट प्राइस थी उसको डिक्रीज करने की कोशिश करोगे। जब आपकी पर यूनिट प्राइस डिक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो सेल्स की प्राइस होगी वो क्या हो सकती है, डिक्रीज करोगे तो कम आएगी, इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी प्राइस को कैसे चेंज कर सकते हो? अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके, या फिर अपनी बेस्ट प्राइस को चूज करके। बेस्ट प्राइस कैसे हो सकती है? इंडस्ट्री एवरेज, या फिर आप अपना हिस्टोरिकल डाटा यूज कर सकते हो। थर्ड अल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब जहाँ तो आप यूनिट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर दो, या फिर प्राइसेस जो है उनको इस तरह से सेट करो ताकि जो प्राइसेस हैं और प्रॉफिटेबिलिटी है उनके दरमियान में एक रिलेशन आ सके, आपकी क्वालिटी भी बेटर हो, आपकी सर्विसेज भी बेटर हो जाएं, आपके कस्टमर्स आपको रिलायबल कंसिडर करने लग जाएं, और आपकी कंपनी इंटेग्रिटी पोजीशन में आ जाए। तो आप अगर फर्स्ट अल्टरनेटिव को यूज़ करो कि आप अपने प्लान सेल्स इनकम को चेंज कर लो, तो उसमें आप इन 3 अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हो। दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, जो हमने स्टेप नंबर 3 परफॉर्म किया था, आप अपने एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगा रहे होते हो कि जितनी यूनिट्स हमने बनाने हैं उन पर कितने एक्सपेंसेस आएंगे, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपकी कंपनी में बेटर कंट्रोल सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल कर दिया जाए, आपके जो है वो सुपरवाइजर्स हों, लॉसेस कम हो, वेस्टेज कम हो, तो आपका कंट्रोल सिस्टम अगर अच्छा है तो उससे आपके एक्सपेंसेस को डिक्रीज किया जा सकता है। उसके अलावा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। प्रोडक्टिविटी ऑफ योर एम्प्लॉयज़, प्रोडक्टिविटी ऑफ योर वर्कर्स, आपकी मशीन्स की प्रोडक्टिविटी, जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो, जो आप मतलब प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में, उन सब को जो है वो क्या करो, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ को, अपने पर्सोनल को मोटिवेट करो, अपनी मशीन्स को बेटर क्वालिटी में लेकर आओ ताकि आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सके। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करो। मे बी जो अंदर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, या फिर जो मशीन्स आप यूज़ करते हो, या फिर जो प्रोसीजर यूज़ करते हो, उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो। तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर सकते हो कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आएँ ताकि हमारी कॉस्ट थोड़ी कंट्रोल हो सके। ठीक है, तीसरा अल्टरनेटिव जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट। आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है एक को प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, उसको अगर हम कम कर दें, या फिर आप एक ही प्रोडक्ट को सेल करने की बजाय मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करें, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। पहला अल्टरनेटिव है हमारे पास कि आप अगर विंटर प्रोडक्ट सेल करते हो तो साथ अपने जो है वो समर प्रोडक्ट्स भी सेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो आपके अन सीजन प्रोडक्ट हैं उनको दूसरे सीजन में भी सेल करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा जो आपकी आइडल कैपेसिटी है जिसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको प्रोडक्टिवली जो है वो यूज़ करो, इनोवेटिवली यूज़ कर लो, किसी दूसरी जगह में यूज़ कर लो जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केजन कॉस्टिंग का मेथड। केजन कॉस्टिंग हमारे पास एक प्रोसीजर है जो कि आपकी कॉस्ट टारगेट को सेट करता है। मतलब आप हर एक प्रोसेस के ऊपर अपना कॉस्ट का एक लेवल सेट कर देते हो। मतलब प्रोडक्शन है तो इतनी कॉस्ट आएगी, अगर डेवलपमेंट है तो इसकी इतनी कॉस्ट आएगी। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से लेकर उसकी प्रोडक्शन तक हम हर एस्पेक्ट पर उसका एक कॉस्ट टारगेट रख देते हैं। ठीक है, कि अगर डिज़ाइन किया जा रहा है तो इस लिमिट से अक्रॉस नहीं करना चाहिए, तो वो कॉस्ट आपकी फिर कंट्रोल होती रहती है। तो केजन कॉस्टिंग आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक मेथड है, कॉस्ट रिडक्शन मेथड है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ अल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कि अपने कुछ जो टास्क हैं
वो खुद करने की बजाय किसी दूसरी कंपनी से करवा लिया जाए। और गर्ल्स, ये आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो रहा है कि होता क्या है कि कुछ मशीन्स अगर हमारी कंपनी में अवेलेबल नहीं है ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दो, वो आपको उसको सेमी फिनिश्ड फॉर्म में बनाकर देंगे और फिर आप उसके ऊपर पूरे प्रोसेसेस परफॉर्म कर लेते हो। ठीक है, आप कुछ टास्क परफॉर्म करोगे, बाकी कंपनीज थोड़े से और टास्क परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो कॉस्ट है उसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, जिससे अल्टरनेटिवली आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि हम स्टेप नंबर 6 पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमने अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करना है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को यूज करके आप अपने सेल्स वॉल्यूम के अंदर चेंज लेकर आ सकते हो, जो आपकी कॉस्ट हैं उनके अंदर चेंज लेकर आ सकते हो, और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सकते हैं। स्टेप नंबर 7 की तरफ आते हैं कि जब आपने अपने ऑल्टरनेटिव्स को देखा, जैसे आप अपने ऑल्टरनेटिव्स को चेंज करोगे ना, वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी चेंज होंगे। ये चीज़ आपको पता है कि आपके पास दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं आपके फिक्स्ड और दूसरी होते हैं आपके पास वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स फिक्स्ड, किसी भी दूसरे फैक्टर की वजह से वो चेंज नहीं होते। और वेरिएबल एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स वॉल्यूम। जितनी सेल्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी करते जाएंगे। तो आपने जिस तरह से ऑल्टरनेटिव्स में चेंजिंग्स लेकर आए हैं, आप अपने एक्सपेंसेस में भी चेंजेस को क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, यहाँ पर जब अब आप स्टेप नंबर 3 में पहुंचोगे, सॉरी स्टेप नंबर 7 में पहुंचोगे, तो आप 3 अप्रोचेस को यूज कर सकते हो। फर्स्ट अप्रोच हो सकती है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक, दूसरी अप्रोच हमारे पास हो सकती है मोस्ट लाइकली, तीसरी अप्रोच हमारे पास हो सकती है पेसिमिस्टिक। मीन्स जब भी आप अपने एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगाने लगोगे, तो आप इन तीनों को अपने माइंड में रखोगे। या तो जो आपने अपने जो पहले वाले 5 स्टेप्स में अपने एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगाया था, उतने ही एक्सपेंसेस रख लो, या उससे थोड़े से ज़्यादा कर लो, या फिर उससे थोड़े से कम कर लो। आप इन तीनों अप्रोचेस को यूज़ करके अपने सेल्स वॉल्यूम के और जो एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर वेरिएशंस लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 8, जिसमें आप अपने प्रॉफिट्स को डिटर्मिन करोगे। जैसे जैसे आपका सेल्स वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, आपके एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट के अंदर भी क्या आ रहे होंगे, वेरिएशंस आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट के अंदर वेरिएशंस कैसे आते हैं, आपको ब्रेक इवन पॉइंट का पता है, अभी आपको मैं वो डिस्कस करती हूँ। जैसे यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हो, उससे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताती हूँ। ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंपनी को नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन आती है, आपके जितनी भी कॉस्ट्स होती हैं जब वो आपके प्रॉफिट के इक्वल हो जाती हैं, ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है, ब्रेक इवन पॉइंट। मीन्स आप एक प्रोडक्ट को बनाने पर जितना कॉस्ट लगा रहे हो, आपको उतना ही अमाउंट रिसीव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जो है पेन खरीदा 10 रुपए का, और अगर मैं उसको 10 रुपीज़ में ही सेल कर दूंगी, तो इट मीन्स इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको 3 अप्रोचेस बताई थी, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। अगर पेसिमिस्टिक होगे तो आप लॉसेस की तरफ चले जाओगे, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक में जाओगे तो प्रॉफिट की तरफ जाओगे, और अगर आप जो है वो मोस्ट लाइकली अप्रोच को यूज करते हो, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ जाओगे। आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो 2 कॉस्ट से मिलकर बनती है। अगर मैं इस ग्राफ को आपके सामने दोबारा से बनाऊं, तो आपको पता है कि 2 तरह की कॉस्ट है, एक होती है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर साइड पे रेवेन्यू और कॉस्ट को लूँ वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपके यूनिट्स को लूँ, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, चाहे आपके यूनिट्स इंक्रीज हों चाहे आपके यूनिट्स डिक्रीज हों, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी रिमेन्स फिक्स्ड। और मैंने इसको जीरो से ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती। मीन्स अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं भी बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल नहीं भी करते, देन आपने बिल्डिंग का रेंट पे करना होता है। ठीक है, तो वो जो रेंट है वो फिक्स एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए मैं इसको कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करती। दूसरे आ जाते हैं आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, वो आपके सेल्स वॉल्यूम के साथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते हैं। तो मैं यहाँ पर उनको जीरो से स्टार्ट करूंगी। ये मैं वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना रही हूँ। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे सेल्स जीरो हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो सकती है। अगर हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे देन ही आपको वेरिएबल कॉस्ट आएगी, जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो आपका जो ये जो वीसी है, इसमें साथ हम जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐड कर लें, तो ये जो है आपका कर्व बन जाता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कर्व। इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। दूसरा कर्व जो मैं यहाँ से बनाना अभी स्टार्ट करूंगी,
वो आपका होगा रेवेन्यू का, जो सेल्स रेवेन्यू है। उससे पहले अगर आपको मैं टोटल कास्ट का कर्व बनाना स्टार्ट करूं, तो मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का कर्व नहीं बना रही, मैं यहाँ पर टोटल कास्ट का कर्व बनाऊंगी, और टोटल कास्ट में आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट दोनों एडिड होंगी, इसलिए मैं टोटल कास्ट के कर्व को जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकती, हमेशा वो फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा, जो सेल्स रेवेन्यू है उसका कर्व। आपकी सेल्स जीरो हो सकती हैं, जैसे जैसे आप सेल्स करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये जो मैंने दूसरा कर्व बनाया है अभी आपके सामने, वो किसका कर्व है, आपकी सेल्स का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पॉइंट आपके पास बन गया है, ये वाला पॉइंट मींस अगर आप इस वाले पॉइंट पे जो यूनिट्स बनते हैं उन उतने यूनिट्स सेल कर दो और इस कॉस्ट पर सेल करो, तो आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आएगी। अगर आप इससे कम यूनिट सेल करते हो तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका किसका है, लॉस का। अगर आप इससे कम पर जाओगे, कम यूनिट सेल करोगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप जो है वो इससे ज़्यादा यूनिट सेल करते हो, इस वाले पोर्शन में आ जाते हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, मींस इस लेवल से ज़्यादा अगर आप यूनिट सेल करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रिसीव होगा। ये ऐसे ही कर्व उसने ऊपर बनाया है। सेल्स जो है वो आपकी जीरो हो सकती है, लेकिन टोटल कास्ट कर्व कभी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो हम पॉइंट नंबर 8 पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपकी तीनों अप्रोचेज हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, उनको देखते हुए जो आपका प्रॉफिट है वो पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी, ये आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है मोस्ट लाइकली अप्रोच होगी, और जो आपके लॉसेज हैं वो आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 9 आ जाता है, अपने ऑल्टरनेटिव्स को हम एनालाइज करेंगे। जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव्स पीछे देखे थे, हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स आ गए थे, हमने देखा कि हम उनको यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। जो हमने स्टेप्स देखे 6, 7, 8, उसको देखते हुए कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेटर होगा। हम जब ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने लगेंगे तो कुछ हमारे पास डिटर्मिनेंट्स होंगे। ये डिटर्मिनेंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, यू शुड चेंज योर सेल प्राइस और चेंज द मीडिया फॉर योर प्रमोशन। जो आपने एडवर्टाइजिंग करनी है उसका मीडिया चेंज करोगे। उसके अलावा अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता एक हद तक, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, मटीरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को। उसके अलावा आपके पास आ जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंज लेकर आए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आप अपने लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर दें। बनाने का, क्योंकि वो जो है उनको बनाने पर कॉस्ट ज़्यादा आती है और उनको सेल जब आप करते हैं तो आपको प्रॉफिट कम होता है। आपने 80-20 रूल पढ़ा था कि कुछ आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने पर आपकी 80% कॉस्ट आती है, लेकिन उनसे जो आपको रेवेन्यू रिसीव होता है वो जस्ट 20% होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर आपको कॉस्ट 80% आ रही हो, लेकिन जो आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो 20% है, तो उन प्रोडक्ट्स को कट ऑफ कर दें, अपने जो है वो लाइन से निकाल दें। ठीक है, आप ये सारे काम यूज कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो भी अल्टरनेटिव आपको लगता है कि इन सब डिटर्मिनेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे और आप अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रॉफिट का एक लेवल अचीव कर लोगे और जो गोल हमने स्टार्टिंग पे सेट किया था उसको आपको अचीव करना आसान होगा। ठीक है, आप 3 अप्रोचेस जैसे बताया था मैंने आपको, उन तीनों पर सिलेक्ट करते हो कि आपने कौन सा सेल्स वॉल्यूम चूज करना है।